हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ फिर आपके सामने हाजिर हैं जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपने हमारी जो पिछले वीडियो है केमिस्ट्री से संबंधित जो क्वेश्चन है जिसमें, तो अगर आपने नहीं देख रखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको केमिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियो वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज यहाँ पर हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चन है थोड़ा, और कुछ क्वेश्चन इसमें एग्रीकल्चर के हैं और बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट से इसमें क्वेश्चंस ले गए हैं, जबकि जो सिलेबस में भी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, हम सभी जो ऑप्शन है नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वेस्ट टाइम होता है उसमें, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे जो राइट आंसर उस पर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन। देखिए क्या होता है, कोलाइडी कणों का अवक्षेप में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वो स्कंदन कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जब किसी कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य अल्प मात्रा में अगर मिलाया जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि तो विलयन के कोलाइडी कण क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं और परस्पर मिलकर फ्रेंड्स अवक्षेप का ये निर्माण करते हैं, और यह जो प्रक्रम कहलाता क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, उसको देखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है और यह क्रिया क्या होती है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है और यह क्रिया क्या होती है, आपको बताना है। तो यह क्रिया किसमें होती है, आपको इसका आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, पायरुवेट के वायवीय ऑक्सीकरण या फ्रेंड्स विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्रिया फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र और ईटीएस द्वारा होती है। क्रेब्स चक्र और ईटीएस द्वारा ये होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, हार्मोन क्या है? तो देखिए, हार्मोन क्या है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं राइट आंसर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए, तो हार्मोन क्या फ्रेंड्स? प्रोटीन है। तो हार्मोन्स अगर हम इस पर बात करें तो रासायनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हार्मोन्स मुख्य रूप से फ्रेंड्स प्रोटीन और स्टेरॉइड से निर्मित होते हैं, और स्टेरॉइड्स फ्रेंड्स हार्मोन का आधारी पदार्थ कोलेस्ट्रॉल ये होता है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इसका अर्थ अगर समझें, सामान्य रूप से हार्मोन्स फ्रेंड्स एमिनो अम्ल और वसी अम्लों के ये व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो देखिए, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो प्रश्न कहता है, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि फ्रेंड्स आपको बताना है। जैसा कि सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है अग्न्याशय जो है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय जो फ्रेंड्स मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। तो अगर थोड़ा इस पर डिस्कस करें तो इसको समझें तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अग्न्याशय एक क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। और इसका जो क्या होता है, बहिस्रावी भाग अग्न्याशयिक रस का ये क्या करता है, स्रावित करता है, जो पाचन में सहायक है। और इसके अंतःस्रावी भाग में फ्रेंड्स इंसुलिन व ग्लूकागॉन हार्मोन से स्रावित करने वाली लेगरहेंस की दीपिकाएं इसमें होती हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। तो पुष्पी पादपों में निषेचन होता है फ्रेंड्स, आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, भ्रूण कोश में जो है पुष्पी पादपों में निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, पुष्पी पादपों में क्या होता है, निषेचन जायांग या स्त्री केसर के अंडाशय के बीजांड के फ्रेंड्स भ्रूण कोश में होता है। और यह फ्रेंड्स एक क्या है, थैलीनुमा संरचना होती है। मैं आपको अगर समझाऊं, ये क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें एक अंड कोशिका, दो सहायक कोशिकाएं, तीन प्रतिध्रुवी कोशिकाएं और एक क्या होती है, द्वितीयक केंद्रक या दो ध्रुवी केंद्रक इसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक काला आजार का कारण है।
तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो रोगजनक है काला आजार का कारण है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, लीशमैनिया जो फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है, ये काला आजार का कारण होता है लीशमैनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर थोड़ा इस पर काला आजार पर बात करें तो ये काला आजार क्या होता है, एक रोग का कारण जो है इसका प्रोटोजोअन लीशमैनिया डोनोवानी होता है। क्या होता है? लीशमैनिया डोनोवानी होता है, डोनोवानी, इसका पूरा नाम लीशमैनिया डोनोवानी है। तो ये फ्रेंड्स होता है इससे, और इस रोग का वाहक जो होता है बालू मक्खी होती है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीशमैनिया जो है, मतलब इसका जो काला आजार का वाहक क्या होता है, ये बालू मक्खी होती है। और यह फ्रेंड्स रोगजनक रक्त परिवहन तंत्र और प्लीहा और यकृत को ये फ्रेंड्स क्या करता है, प्रभावित करता है। ये रोग क्या करता है, किसको प्रभावित करता है? तो रक्त परिवहन तंत्र, प्लीहा, स्प्लीन बोलते हैं जिसे, और लीवर को ये करता है, प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका जो है सभी हम ऑप्शन देखेंगे। तो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणुक औषधियाँ बनाने की अपेक्षा कठिन है। तो कह रहा है कि प्रति विषाणुक औषधियाँ बनाना जो है प्रतिजीवाणुक औषधियाँ बनाने की अपेक्षा कठिन है। क्योंकि अब क्यों कठिन है फ्रेंड्स, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो देखिए, अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम ज़्यादा देर न करते हुए सीधे राइट आंसर की बात करें, क्योंकि विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स इस पर अगर समझें तो विषाणु में अपनी क्या होती है, जैव रासायनिक प्रणाली होती है। प्रणाली क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसमें जो जैव रासायनिक प्रणाली होती है विषाणु की, क्या होती है, अपनी बहुत कम होती है। और ये गुणान हेतु फ्रेंड्स पोषक की जैविक मशीनरी का उपयोग करते हैं, और इसलिए फ्रेंड्स प्रति विषाणुक औषधियाँ जो है प्रतिजीवाणुक औषधियाँ बनाने की अपेक्षा ज़्यादा कठिन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन कहता है, उसको समझिएगा। क्वेश्चन कहता है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो देखिए, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण किसमें होता है? देखिए फ्रेंड्स, सभी को आ जाएगा, पत्तियों में होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, सभी को बताया। तो क्या होता है कि प्रायः क्या होते हैं, पादपों की जो हरी पत्तियां होती है फ्रेंड्स, उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। और इनमें जो फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण होने के का जो प्रमुख कारण है, रंध्रों एवं हरित लवकों की उपस्थिति। इसमें स्टोमेटा एंड क्या होते हैं, हरित लवक उपस्थित होते हैं, और पर्याप्त प्रकाश की उपलब्धता के कारण इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, स्वस्थ वह अवस्था है। देखिए, स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत डॉट डॉट कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो हैं बिल्कुल राइट आंसर है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, ये सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कि अगर थोड़ा सा समझें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार फ्रेंड्स, स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राणी का शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। तो मैंने आपको WHO के परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य की पूरी तरह डिटेल से समझाया। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, कोशिका का बिजली घर कहलाता है। देखिए, कोशिका का बिजली घर क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो फ्रेंड्स बिजली घर कहलाता है कोशिका का। आप यहाँ पर थोड़ा इसको समझ लेते हैं। देखिए, कोशिका में जो है कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा ATP के निर्माण करने के कारण फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ये बिजली घर कहा जाता है, या शक्ति घर कहते हैं इसको। और यहाँ जो होता है वायवीय ऑक्सीकरण द्वारा पायरुवेट का विखंडन होता है। तो आपको ये भी याद रखना है, पायरुवेट का विखंडन होता है इसमें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझते हैं पहले फ्रेंड्स। संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय जनन स्तर से बनता है तथा यह मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत भाग को बनाता है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना कि संयोजी ऊतक जो है किस भ्रूणीय जनन स्तर से बनता है और यह मानव शरीर के लगभग कितने प्रतिशत भाग को ये बनाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा, इन चारों में से बात करें, ऑप्शन नंबर सी जो है ये 30% जो है फ्रेंड्स ये बनाता है मानव शरीर का भाग। देखिए, संयोजी ऊतक क्या होता है, ये मध्य जनन स्तर से निर्मित होता है, और यह फ्रेंड्स मानव शरीर का लगभग कितना भाग बनाता है, 30% भाग बनाता है। और रक्त, अस्थियां, लसिका, उपास्थि, वसी ऊतक और आदि चीज़ों में ये फ्रेंड्स आदि जो संयोजी ऊतकों के ये उदाहरण हैं, आपको ये समझने हैं। तो संयोजी ऊतकों के अगर मैं आपको वातावरण जो इसके ऊतक होते हैं अगर बात समझाऊं, तो रक्त अस्थियां होती हैं, लसिका होता है, उपास्थि होती है, वसी ऊतक क्या होते हैं, ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। तो कितना परसेंट ये भाग बनाते हैं हमारे शरीर का, 30% बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूरा डिटेल से समझाए जा रहे हैं।
तो आप प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा, तो परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह जंतु जो मत्स्य वर्ग में आता है। देखिए फ्रेंड्स, मत्स्य वर्ग में कौन सा जंतु आता है? तो देखिए अगर हम बात करें समुद्री घोड़ा, देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वह जंतु जो मत्स्य वर्ग में आता है वो क्या आता है? समुद्री घोड़ा, इसका राइट आंसर होगा। देखिए समुद्री घोड़ा जो है अर्थात हिप्पोकैम्पस मत्स्य वर्ग का ये फ्रेंड्स क्या है? कि जंतु है। और तारा मछली अर्थात एस्टेरियस, जो तारा मछली है इसको एस्टेरियस बोलते हैं, ये क्या होता है? और कटल मछली होगी अर्थात सीपियाक्रम, यहाँ पर कटल मछली होगी। और ये संघ जो इकाइनोडर्मेटा और संघ मोलस्का के जंतु हैं। और जबकि रजत मीन अर्थात फ्रेंड्स जो लेप्सिमा संघ आर्थ्रोपोडा की सदस्य है, जो रजत मीन है फ्रेंड्स ये क्या है? किसकी, कौन से संघ की है? ये आर्थ्रोपोडा की सदस्य हैं। और अगर मैं आपको फ्रेंड्स इस पर समझाऊं तो यहाँ पर मैंने जहाँ तक वो मैं कोशिश अपनी की कि पूरा डिटेल से समझा दिया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 61 का समुद्री घोड़ा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन को समझने पहले यहाँ पर क्वेश्चन कहता है किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़नाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? अब यहाँ को आपको समझना है कि किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा इस पर बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो होगा जैव आवर्धन। देखिए जैव आवर्धन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप थोड़ा सा इसमें समझते हैं क्या होता है कि किसी आहार श्रृंखला में फ्रेंड्स क्या होता है? गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़क नाशियों जैसे डीडीटी का प्रत्येक उच्चतम पोषी स्तर क्या होता है? बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना, ये क्या होता है? जैव आवर्धन कहलाता है। और जैव आवर्धन की प्रक्रिया शीर्ष उपभोक्ता हेतु अत्यंत हानिकारक होती है, तो आपको ये याद रखना है। तो जैव आवर्धन क्या कहलाता है? गैर जैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों जैसे डीडीटी का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित होते जाना जैव आवर्धन कहलाता है। तो आपको जैव आवर्धन समझता हूँ यहाँ पर समझ आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि गुणसूत्र बने होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको सभी को पता है डीएनए व प्रोटीन्स के बने होते हैं गुणसूत्र। डीएनए गुणसूत्र किसके बने होते हैं? क्वेश्चन सिंपल सा है। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए व प्रोटीन से ये बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझें तो गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए और स्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। और फ्रेंड्स इन्हें जो होता है न्यूक्लियोप्रोटॉन भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियोप्रोटॉन अगर बात करें किसने कहा जाता है? इन चिन्हों को कहा जाता है। और यह फ्रेंड्स आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये संचारित करते हैं। और इसमें स्थित जो जीन में उपस्थित डीएनए जो फ्रेंड्स आनुवांशिक लक्षणों का ये वाहक होता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन कहता है पुरुषों में वृषण दर, देखिए पुरुषों में जो वृषण उदर के बाहर वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। तो पुरुषों में वृषण उदर के बाहर वृषण कोश के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे क्या सहायता मिलती है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्राणु बनने में ये सहायता करते हैं इसलिए बाहर होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है? पुरुषों में जो वृषण होते हैं उदर के बाहर होते हैं और वृषण कोश में ये स्थित होते हैं उसके अंदर। और इनका जो तापमान होता है शरीर के लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम बना रहता है। इससे शुक्राणु निर्माण में ये सहायता मिलती है। तो शुक्राणु निर्माण में इनमें सहायता मिलती है। और शरीर के टेम्परेचर का कितना बनाता है? 2 से 3 डिग्री कम बना इनका टेम्परेचर होता है शरीर के टेम्परेचर से। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न कहता है किस जगत के जीव पूर्व केंद्रीय होते हैं? तो देखिए किस जगत के जीव यहाँ पर पूर्व केंद्रीय आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको समझना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स थोड़ा सा बात करें तो 65 का जो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किस जगत के जीव पूर्व केंद्रीय होते हैं? मोनेरा। अब थोड़ा क्या होता है, जगत मोनेरा के फ्रेंड्स अंतर्गत आने वाले जो सभी जीव होते हैं ये पूर्व केंद्रीय प्रकार के होते हैं। और इनमें जो होता है जगत, कवक, प्रोटिस्टा, प्लांटी एवं एनिमेलिया के सदस्य सुकेंद्रीय प्रकार के इसमें होते हैं। और इनमें जो होता है सुविकसित केंद्रक, यहाँ केंद्रक, झिल्ली युक्त केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का एवं गुणसूत्र का अभाव होता है इसमें। और इनमें वर्तुल डीएनए पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम थोड़ा को आपको समझाएं तो सभी जीवाणु जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो जीवाणु जो है इसके अंतर्गत विशेष कराते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 66 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा।
आप क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी मैग्नीशियम, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? वो क्या है? मैग्नीशियम। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि वे अनिवार्य तत्व जिनकी पौधों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है दीर्घ पोषक कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर, ये मैग्नीशियम ये क्या है? दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इत्यादि जो है ये दीर्घ पोषक तत्व हुए। वे तत्व जिनकी पौधों को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अगर आपको मैं सूक्ष्म पोषक जो तत्व होते हैं थोड़ा उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो सूक्ष्म पोषक तत्व क्या क्या कहलाते हैं? जो जिनकी मात्रा सूक्ष्म मात्रा में जिनकी आवश्यकता होती है। अब जैसे जिंक हो गया, ये क्या है? सूक्ष्म मात्रा तत्व हुआ। मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या है भाई? सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता जिनकी होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जिसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। तो उनके में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सूक्ष्म पोषक तत्व आपको जो नहीं है वो बताना है। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम क्या है? ये दीर्घ आवश्यक तत्व है, दीर्घ पोषक तत्व है। मैग्नीशियम तो क्या है? दीर्घ पोषक तत्व है, इसलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, आप क्वेश्चन देखिए, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए की बात करें, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। आप प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या होता है फ्रेंड्स? ये नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है ये। और इसमें क्या होता है? स्रावित जो स्राव होता है यह वीर्य निर्माण, शुक्राणु को पोषण देने और उनको जीवित रखने में ये सहायता करता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रण करता है। तो देखिए मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये क्या नियंत्रण करता है? देखिए ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या नियंत्रण करता है आपको ये बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एनएचई क्रिया का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एनएचई क्रिया का नियंत्रण करता है। आप देखिए थोड़ा इस पर समझ लेते हैं इसको। तो क्या होता है फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है एनएचई क्रियाओं, जैसे एनएचई क्रियाएं क्या होती हैं? जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जिन्हें हम नहीं रोक सकते जिनको, तो क्या होते हैं वो एनएचई क्रियाएं? जैसे श्वसन। अब हम श्वसन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, कुछ समय के लिए रोकेंगे फिर वही क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और हृदय स्पंदन, अब हृदय हम जो हमारा हृदय धक धक कर रहा है उसको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, एनएचई क्रिया है भाई। तो इसे कौन करता है इन पर नियंत्रण? मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। तो इन पर और रुधिर परिसंचरण, उल्टी आना, कफ छींक आना और निगलना आदि क्रियाओं का नियमन कौन करता है? ये नियंत्रण जो इनका करता है वो करता है पश्च मस्तिष्क का भाग होता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। फ्रेंड्स अगर आपको समझ आ गया प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है। अगर पसंद आ रहा तो कमेंट कीजिए कि सर आपने बहुत बढ़िया बताया। तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर आता है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। देखिए मनुष्य की लार फ्रेंड्स क्या पाया जाता है? तो टाइलिन, लाइसोजाइम या पेप्सिन। तो मनुष्य की लार फ्रेंड्स स्वाभाविक है ऑप्शन नंबर डी दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन से? ए और बी। टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। आप थोड़ा यहाँ पर समझ लेते हैं इसको भी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको डीपली में समझाऊं तो मनुष्य की लार में जो होता है टाइलिन, अमाइलेज और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। जिसमें जो होता है टाइलिन मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है और जो लाइसोजाइम होता है ये क्या करता है? जीवाणु को नष्ट करता है। तो फ्रेंड्स जहाँ तो होगा आपको समझ आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली परागनलिका सामान्यतः कहाँ से बीजांड में प्रवेश करती है? तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी बीजांड द्वार बिल्कुल राइट आंसर है। बीजांड द्वार क्या होता है कि निषेचन के दौरान फ्रेंड्स अंकुरित परागकण से निकली जो पराग नलिका होती है बीजांड में बीजांड द्वार की ओर से प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त करती है। ऐसी बीजांड द्वार की ओर उपस्थित शासक जो कोशिकाएं होती हैं तंतुमय समुच्चय या उपकरण के द्वारा और उत्पन्न रासायनिक जो उद्दीपन होते हैं उनके कारण ये होता है। और पराग नलिका इस उद्दीपन की ओर रासायनिक वर्तन द्वारा वृद्धि करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है,
प्रश्न कहता है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह कौन सा भाग है। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है फ्रेंड्स आपको पता ही है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। तो देखिए मनुष्य के जो स्वस्थ नेत्र होता है तो वस्तुओं के वास्तविक किंतु उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं, वास्तविक बनते हैं और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, रेटिना पर ये बनते हैं। और क्योंकि रेटिना में जो है दृष्टि कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना पर क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि कोशिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। निम्नलिखित में से किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ए जो है सैक्रोमाइसीज। तो निम्नलिखित में से आपको बताना था कि किसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, वो होता है सैक्रोमाइसीज। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात हम अगर करें तो स्ट्रेप्टोकोकस और एक गोलाकार एवं ग्राम धनात्मक जीवाणु है स्ट्रेप्टोकोकस। अब यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस की अगर हम बात करें क्या होता है स्ट्रेप्टोकोकस, तो देखिए फ्रेंड्स स्ट्रेप्टोकोकस होता है एक गोलाकार और ग्राम धनात्मक जीवाणु है। यह मोनिरा जगत का फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक जीव है जिसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस की हम बात की हमने, तो इसका जो राइट आंसर होगा सैक्रोमाइसीज। यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो देखिए फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो जीन शब्द फ्रेंड्स आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा जीन शब्द का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉनसन। ऑप्शन नंबर सी जॉनसन बिल्कुल राइट आंसर है। तो क्या होता है कि अगर हम आपको मैं समझाऊं इस पर थोड़ा स्टोरी इसकी, तो मेंडल ने फ्रेंड्स इसे क्या कहा, इसे कारक कहा। मेंडल ने इसे कारक कहा। जीन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है। और जीन शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम फ्रेंड्स वो जॉनसन ने 1909 में किया था। 1909 में जॉनसन ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1909 में। और मेंडल ने क्या कहा आपको मैंने इस बता ही दिया। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है। देखिए ऑक्सीटोसिन का स्रावण फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करें पिट्यूटरी ग्रंथि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पिट्यूटरी अथवा या पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को फ्रेंड्स पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। ये क्या होती है, पश्चपाती ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ये स्रावण करती है। और यह हार्मोन फ्रेंड्स बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय की जो पेशियां होती हैं उसमें संकुचन को प्रेरित करके प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है। और प्रसव पश्चात फ्रेंड्स दुग्ध स्रावण को ये प्रेरित करता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है फ्रेंड्स आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सभी उपस्थित होने चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी होना चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीजें आवश्यक होनी चाहिए। तो देखिए पादप में जो होता है स्वपोषी पोषण होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर बात करें क्या क्या आवश्यक होती है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये आवश्यक होते हैं स्वपोषी पोषण के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन कहता है डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी। तो डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए डार्विन की अगर सबसे बड़ी गलती की बात करें ऑप्शन नंबर सी करें भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। तो भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना ये डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी, भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या न होना। तो फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा इस पर समझें तो डार्विन अपने क्या थे, डार्विन अपने जैव विकास के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में दिए गए उदाहरणों की भिन्नताओं के कारणों की जो इन्होंने व्याख्या नहीं कर पाए। और क्योंकि तब तक क्या था मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की खोज नहीं हुई थी। तो क्या हुआ कि डार्विन अपने जो थे जैविक विकास के प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत में ये दिए गए उदाहरणों की भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ये नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, भिन्नताओं के कारणों की व्याख्या ना होना। तो ये इनकी भिन्नताओं के कारण की व्याख्या ना कर पाए थे, डार्विन की सबसे बड़ी कमी थी। तो बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हैं जो फैली होती हैं। तो शुक्रवाहिकाएं वे नलिकाएं हो जो फैली होती हैं, आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी की बात करें अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक
बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक। तो फ्रेंड्स थोड़ा इस पर अगर समझें तो जालिका शीर्ष अधिश्रवण, जो जालिका शीर्ष होता है अधिवृषण, या कैपेट एपिडाइडेमिस क्या होता है, या कैपेट एपिडिडाइमिस से 12 से 20 महीन नलिकाओं की ये सहाय से जुड़ी होती है, जिन्हें फ्रेंड्स शुक्र वाहिकाएं कहते हैं। और ये वृषण के भीतर से शुक्राणु की को एकत्रित करके उन्हें अधिवृषण को स्थानांतरित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है। देखिए एग्रीकल्चर के यहाँ पर क्वेश्चन आ गए कृषि से संबंधित। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मूंगफली जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कौन सी खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर गेहूं, चना, मटर, कोई ये क्या है, सब ये रबी की फसलें हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 78 की बात करें तो मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है, और इसको जो है जून जुलाई में मानसून के प्रारंभ में के साथ इसे बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है। आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रश्न का था, भारत में कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयोग में आने वाली विधियाँ कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए अगर बात करें राइट आंसर की, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आप थोड़ा सा समझे फ्रेंड्स, क्या होता है मिश्रित कृषि, संगठित कृषि प्रणालियों एवं अंतरा फसलीकरण, जो भारत में कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, मिश्रित कृषि, संगठित कृषि प्रणाली एवं अंतरा फसलीकरण भारत में जो है कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने वाली विधियां हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है। तो कौन सा पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होता है उर्वरकों में, तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो आयरन जो होता है बिल्कुल राइट आंसर है, ये पोषक तत्व उर्वरकों में उपलब्ध नहीं होता है। देखिए आयरन या लौह फसलों को दिए जाने वाले रासायनिक पोषक उर्वरक में ये उपलब्ध नहीं होता है। इसकी पादपों या फसलों को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, जो कि मृदा से ही ये प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कम मात्रा में इसका यूज चाहिए होता है उनको, तो जो कि मृदा होती है उससे ही प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज यहीं पर हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। चैनल में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं।